चलिए, स्वागत है आप सभी का टिस्टेक फॉर यू चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th जीव विज्ञान यानी कक्षा 10वीं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर। आप सभी बच्चों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। और ये आप जानते ही है कि आज की जो हमारी क्लास है इस टिस्टेक फॉर यू पे यह पहली क्लास है। और क्यों पहली क्लास है इसके बारे में आप सभी को जानते हैं कि हमारा जो पिछला चैनल था वह चैनल किसी कारण से वह आज हमारे यानी वो टर्मिनेट हो गया है। और इसके लिए हमने नया चैनल जो स्टार्ट किया है जो कि टिस्टेक फॉर यू के नाम पे है। हम यह चाहे जो भी हुआ हो लेकिन हमारे बुराद इरादे जो है वो बुलंद है। हम आप लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है और हम आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम इस चैनल को उससे कई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारी टीम आज तैयार है। आपने सुबह की लाइव क्लास में देखा होगा कि हम सारी टीम यहाँ पे आए थे और बच्चों से इंट्रोड्यूस हुए थे। और उसी के साथ में हमने ये वादा किया है कि बच्चों को हम लाइव क्लास देंगे इस चैनल पे। बस मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस चैनल के लिए जो सहयोग का मतलब यही है कि आप इस चैनल पे पढ़ने के लिए आप अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी को ये कहिए कि टिस्टेक का एक प्लेटफॉर्म है जिसके 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले थे। और वो चैनल की अगर आप बात करोगे कि 5 लाख सब्सक्राइबर आज छोटे सब्सक्राइबर नहीं होते हैं। और उस ऊंचाइयों पे हम थे और लेकिन हमारा विश्वास आज उससे भी ऊंचा है क्योंकि हम आज भले ही यहां से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के सहयोग के कारण हम इस चैनल को भी बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो देखिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विज्ञान के लिए बात हो गई और गणित जो है वो आपके लिए है ही तैयार। और ये सारे सिस्टमेटिक कल जो है यह टाइम टेबल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि किस तरह से आपकी क्लासेस जो है वह हम लोगों ने अरेंज की। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी का वेलकम। और देखिए, यहाँ पे हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे पढ़ने के लिए। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इतने सहज तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे, इतने आपको कंटेंट मिलेंगे जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के साथ साथ में यदि आप कंपटीशन की तैयारी के लिए भी सोच रहे हो तो वो कंपटीशन के लिए भी यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम यहाँ पे वो बिल्कुल सटीक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, मेहनत करेंगे और आपके लिए वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करेंगे जिससे आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। तो यही विश्वास के साथ मैं आपके साथ में आज स्टार्ट करने वाला हूं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि जैव प्रक्रम। सभी लोग जानते हैं। देखिए, जीव विज्ञान में जीवों के बारे में हम पढ़ते हैं। आपने क्लास 9th में भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, अलग से आपने जीव विज्ञान को पढ़ा। जीव विज्ञान में आपने अलग अलग चैप्टरों को देखा और हमने यहाँ पे ये देखे कि उसी को हमने आगे यहाँ पे देखो क्या होता है। जब भी सिलेबस बनता है तो सबसे पहले बेसिक लेवल से बनाया जाते हैं और बेसिक लेवल से उसको एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। आपने जो 9th में पढ़ा उसी का कोरिलेशन यहाँ पे रहता है क्योंकि सिलेबस जो होता है ना इसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि हम जो पहले सीक्वेंस से पढ़ते हैं वो आगे चीज हमें उसका एडवांस रूप मिलता है। यानी कि मैं ये कहूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई करने का एक तरीका होता है कि आप एक तरफ से पढ़ाओ। एक तरफ से पढ़ने का मतलब यह होता है कि ऐसा नहीं कि आपने पहला चैप्टर छोड़ दिया और आप तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे हो, 5वें चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इसमें सीक्वेंस बिगड़ जाता है। आप हमेशा एक तरफ से पढ़ाई करो तो उसमें आपको सारी चीजें जो है वह एक तरफ से समझ में आएगी। तो उसी के लिए हमने यहां से चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है। हम जीव विज्ञान का चैप्टर पहला जिसको कि हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सीधी सी बात है कि जैव प्रक्रम को समझने के लिए हमें सबसे पहले सजीव और निर्जीव को जानना जरूरी है।
क्या आप में से सारे बच्चे जानते हैं कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं? ये है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। ये चीजें आपने पिछले क्लासों में भी देखी होगी कि भाई ये निर्जीव वस्तुएं होती है, ये सजीव होते हैं। तो निर्जीव और सजीव का अंतर तो आप मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे सारे बच्चों को पता होगा कि निर्जीव क्या होते हैं और सजीव क्या होते हैं। हम किस आधार पे सजीवों को सजीव कहते हैं और निर्जीवों को निर्जीव कहते हैं, क्योंकि बिना आधार के तो हम किसी भी प्रकार का उनका वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो सजीव और निर्जीव को यहां पे हम पहले देखेंगे और उसके बाद हम धीरे से जैव प्रक्रम क्या होता है उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने यहां पे लिखा लाइफ प्रोसेस, यानी कि इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। मैं यहां पे बात कर रहा हूं जैव और बात होती है प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। आप बता सकते हो कि जैव का मतलब तो होता है जीव, जीवों की बात हो रही है, और प्रक्रम की बात होती है यहां पे कोई प्रक्रियाओं से हो रहा है, जीव के अंदर होने वाली प्रक्रिया। इसका मतलब सीधा यही निकलता है, जैव प्रक्रम यानी कि जीव के अंदर होने वाली प्रक्रिया या जीव द्वारा होने वाली प्रक्रिया को ही मैं यहां पे जैविक प्रक्रम कहता हूं। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने के पहले मैंने एक बात कही कि हम सजीव और निर्जीव के बारे में जरूर यहां पे डिस्कस करेंगे। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। हम और आप किसी परिवेश में रहते हैं, आप अपने घर में हो या आप किसी मैदान में हो, जहां पर भी आप हो, आपको अपने आसपास देखने पर सजीव भी दिखेंगे, निर्जीव भी दिखेंगे। आप आराम से उसको वर्गीकृत कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीजें जो है सजीव है और हाँ ये चीजें जो है वह निर्जीव है। ये बात तो मेरे ख्याल से यहां बैठा हर स्टूडेंट आराम से बता सकता है। जैसे आप उड़ती हुई चिड़िया को देखोगे, दौड़ते हुए कुत्ते को देखोगे या भौंकते हुए कुत्ते को देखोगे, जुगाली करती हुए गाय को देखोगे, तो आप यहां पे आराम से बता सकते हो कि हाँ ये जो है यह सजीव है। आप मकान को देखोगे, पत्थर को देखोगे, पंखे को देखोगे और आप बता दोगे कि ये जो है वह निर्जीव है। लेकिन हम यहां पे ये बात करेंगे कि ये हमें कैसे परिलक्षित हुआ कि ये सजीव है या ये निर्जीव है। एक सिंपल सी बात है कि हमने कुछ लक्षण देखे, सजीवों में हम कुछ लक्षणों को देखते हैं। क्या देखते हैं? जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि पंछी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, गाय जुगाली कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो हमें यहां पे कुछ गतियां जो है वह परिलक्षित होती है या दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि उनमें कुछ गतियां यहां पे हो रही है। तो हमने कह दिया भाई कि ये जो है यह सजीव है, क्योंकि यह दौड़ रहे हैं या खेल रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, गाय जुगाली कर रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो हमने क्या दिखाई दी? हमें कुछ गतियां दिखाई दी और उन गतियों के आधार पे हमने कह दिया कि हाँ ये सजीव है। लेकिन क्या हम ये बात करें कि अगर यहां पे देखें कि ये साइकिल चला रहा या हम यहां पे गति देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या ये सभी जंतु जिसके बारे में मैंने पक्षी के बारे में बात की, मैंने गाय के बारे में बात की, मैंने बच्चों के बारे में बात की, जब ये सो रहे होते हैं तब तो उनमें गति आपको परिलक्षित नहीं होगी। तो क्या सोने के बाद वो सजीव नहीं है? बिल्कुल है। सोने के बाद भी वो जीव जो है वह सजीव है। क्यों? क्योंकि आप उनको ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पे क्या प्रतीत होता है कि इनके यहां पे धड़ रीजन में आपको कुछ गति दिखाई देगी, यानी कि श्वसन क्रिया में क्या हो रही है, हमारा जो धड़ वाला रीजन है इसमें प्रसारण और संकुचन लगातार होता है। चाहे आप सो रहे हो
चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो। तो यहां पे एक गति प्रतीत होती है, लेकिन इसको हमें बारीकी से देखना पड़ेगा। ये वाली गतियां तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये सो रहे होते हैं तो उस समय की ये जो बात होती है यह हमें नहीं दिखाई देती है। तो सोते समय भी यह गति इन जीवों में हो रही है। दूसरी बात कि आप एक बात देखेंगे कि कोई पौधा है, उसमें तो आपको गति परिलक्षित नहीं होती या पौधे में किसी प्रकार की गति दिखाई नहीं देती, लेकिन आप इसको कैसे ऑब्जर्व करोगे या कैसे बताओगे कि ये सजीव है? तो आप बड़े आराम से कह दोगे कि सर जी, पेड़ पौधे हरे होते हैं और हरे होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये सजीव है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे भी होते हैं कि उनकी पत्तियां जो है हरी नहीं होती बल्कि रंग बिरंगी होती है। तो फिर ये सजीव कैसे होते हैं? तो हम ये कहेंगे कि वो जिसमें पत्तियां रंग बिरंगी होते हैं वो भी सजीव है, लेकिन हम सिर्फ उन गतियों के आधार पे ही इनको सजीव नहीं। हमने ये बात कही कि पौधा जो है समय के साथ वृद्धि करता है, जिनकी पत्तियां चाहे रंग बिरंगी हो चाहे हरी हो, सभी पौधे हम देखते हैं कि समय के साथ क्या करते हैं, यह पहले पौधा होता है और वही बड़ा सा वृक्ष बनता है या पेड़ बनता है। तो उसमें क्या हो रही है, गति हो रही है, भले धीरे धीरे हो रही है, लेकिन समय के साथ क्या कर रहे हैं, यह वृद्धि कर रहे हैं। तो समय के साथ वृद्धि हो रही मतलब यहां पे भी क्या हो रही है, वृद्धि भी को हम गति के रूप में बता सकते हैं कि हाँ, इनमें पहले एक महीने में पौधा इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, आप नाप भी सकते हो। तो वृद्धि तो हो रही है। तो पत्तियों का यहां पे मामला खत्म हो गया। हमने कह दिया कि समय के साथ जो वृद्धि करते हैं वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। यहां पे बात खत्म नहीं हुई। उन पौधों का क्या जो समय के साथ वृद्धि नहीं करते या जिनमें हमें वृद्धि परिलक्षित ही नहीं होती, या हम ये कहें कि वो सूक्ष्म जीव क्या जिनमें हमें श्वसन संबंधित प्रक्रियाएं भी हमें दिखाई नहीं देती, तो क्या वो निर्जीव है? नहीं, वो भी सजीव है। तो फिर सजीव को परिभाषित करने के लिए ऐसी क्या परिभाषा दी जाए कि जिससे हम बिल्कुल कह सके कि हां, ये सजीव है और ये निर्जीव है। निर्जीवों में तो ये प्रकार की किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं होती है, लेकिन सजीवों के बारे में अगर सजीवों को परिभाषित करना है, हमने जितने आधार यहां पे बताए वो आधार सजीव को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो सजीव को परिभाषित करने के लिए क्या ऐसी परिभाषा होना चाहिए कि हम एक लाइन में बता दें कि हां, ये एक आधार है और ये आधार सभी सजीवों पर सटीक बैठता है। तो मैं यही कहूंगा कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वह बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देता, चाहे वह दीर्घ जीव हो या बहुत क्या बोलते दैत्याकार जीव हो, सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये बात बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि बिना कोशिका का कोई जीव पृथ्वी पर नहीं है। तो फिर आप ये बात समझे कि सभी जीवों में कुछ ऐसी गतियां होती है जो कि हमें आंखों से नहीं दिखाई देती है, और इन गतियों को हम कहते हैं आणविक स्तर की गतियां। मैं क्या बोल रहा हूं, आणविक स्तर की गतियां, आणविक स्तर की गति। यह शब्द पर ध्यान दीजिए कि मैं यह बात कर रहा हूं कि गति तो हो रही है, लेकिन वो गति इतनी सूक्ष्म है कि वह अणुओं की गति की मैं बात कर रहा हूं, और उन अणुओं की गति को ही मैं यहां पे आणविक स्तर की गति कहता हूं, क्योंकि सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और कोशिका खुद उसमें कई प्रकार के उसके संगठन की बात हमने की थी कि कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है, जो कि जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसमें
कोशिका अंगक पाए जाते हैं और ये सभी मिलके कुछ विशिष्ट कार्यों को करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर भी आणविक गति हो रही है, जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं आणविक स्तर की गतियां। तो सजीव को परिभाषित करने के लिए हम एक परिभाषा या एक लाइन में हम बात करेंगे कि सजीव वो होते हैं जिनमें आणविक स्तर की गतियां होती है। बिल्कुल एक लाइन में बात खत्म करो कि सभी सजीवों में आणविक स्तर की गतियां होती है, यानी कि अणुओं के द्वारा गति, आणविक गति के बारे में हमें बहुत पढ़ना है। हम आगे के यहाँ पे क्लास 10th में आणविक स्तर की गतियां किस प्रकार से कार्य करती है उसी पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझ ले कि अगर हम सजीवों को वर्गीकृत करते हैं या सजीवों के बारे में लिखते हैं कि सजीव क्या होते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि सजीव वे होते हैं जिनमें आणविक गतियां जो होती है संपन्न होती है, तो उसको हम सजीव कहते हैं। क्या मेरी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही है? मैं जो कह रहा हूं कि सजीव क्या होते हैं, सजीव वो होते हैं जिसमें कि आणविक स्तर की गतियां होती है या दिखाई देती है। उनको हम जो कि हमें दिखाई नहीं देती या दिखाई नहीं देने वाली जो आणविक गतियां होती है, वही हमारे लिए जीवन के लिए जरूरी होती है। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि ये जो गतियां होती है अति सूक्ष्म होती है। एक बात बताइए, आपने विषाणु का नाम सुना होगा। विषाणु सभी बच्चों ने सुना होगा। विषाणु क्या सभी लोग जानते हैं? इसको हम वायरस भी कहते हैं। अभी बड़ा प्रकोप भी चल रहा है, आप सभी को मालूम भी है कि हम किस पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं विषाणु में भी आणविक गति होती है या आणविक स्तर की गति होती है, लेकिन कब होती है? जब वह किसी होस्ट के संपर्क में होता है। होस्ट मतलब जिसके ऊपर यह आश्रित हो। तो जब ये किसी होस्ट के संपर्क में आता है तो आणविक स्तर की गतियां जो है वह संपन्न होती है, तो इसको हम उस समय सजीव कहते हैं। लेकिन जब यह किसी के संपर्क में नहीं होता है तो इसमें वह आणविक स्तर की गति नहीं होती है, तो इसको हम निर्जीव भी कहते हैं। तो यह विषाणु ही एक ऐसा जीव है जो कभी सजीव होता है, कभी निर्जीव होता है। यानी कि विषाणु को हम सजीव और निर्जीव के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ने वाली एक इकाई कहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि विषाणु उस समय इसमें आणविक गतियां होती है। देखो, जब आणविक गतियां नहीं हो रही तो ये क्या है? निर्जीव है। लेकिन जब आणविक स्तर की गति हो रही है तब यह क्या है? जीवित है। तो आणविक स्तर की गतियां किसी भी सजीव को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा हमें किसी गतियों के ऊपर बात नहीं करनी है, क्योंकि कई सारे जीव ऐसे हैं जिसकी गतियां आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो हम यही कहेंगे कि जिनमें आणविक स्तर की गतियां होती है वो सजीव होते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब हम ये बात करते हैं, हमने जब कोशिका के बारे में पढ़ा और हम यहां पे बात कर रहे हैं जैव प्रक्रम की, तो मैंने आणविक स्तर की गतियों तक हमने सजीव और निर्जीवों को क्यों लाया? देखिए, सबसे पहले हम यहां पे एक बात पे डिस्कस करेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, हम उसी पे बात कर लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। देखिए, मैंने कहा कि जैव प्रक्रम को समझने के पहले हम बात करेंगे किसकी? सजीव और निर्जीव की। और सजीव और निर्जीव में हमने एक बात तक लाया कि भाई सजीव वो होते हैं जिसमें आणविक स्तर की गतियां होती है। ठीक, अब जैव प्रक्रम के बारे में हम उन गतियों के बारे में भी बात करेंगे, वो आणविक स्तर की गतियों के बारे में बात करेंगे।
तो आणविक स्तर की गतियां बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे उपयोग में होने वाली है। इसलिए मैंने आपको सजीव और निर्जीव के बारे में अलग अलग बात बताई कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। सजीवों को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो सजीवों को परिभाषित करने के लिए आपको सभी को परफेक्ट बात पता हो गई कि भाई हाँ, आणविक स्तर की गतियां उनमें होती है। अब मैं बात आता हूं मुद्दे पे कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। एक बात क्लियर हो गई कि हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है। ये क्या है? कोशिका। ठीक। अब आप ये बताइए कि कोशिका में भी आणविक स्तर की गतियां होगी। हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, सभी का शरीर जो है वह कोशिका से मिलकर बना होता है। ये बात आपको क्लास 9th में भी आपको देख ली। लेकिन मैं यहां पे उसके ऊपर की बात करूंगा कि यहां पे कोशिका जो है, अगर ये कोशिका अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, कोई भी जीव, क्योंकि हर जीव तो कोशिका से मिलकर बना होता है, किसी भी जीव को जीवित अवस्था में रहने के लिए उसके शरीर में जैव प्रक्रमों का होना अत्यंत आवश्यक है। एक बात याद रखिए कि हमें अपने जीवन के अस्तित्व को या हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में लगातार जैव प्रक्रम होते रहना चाहिए। यानी कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं? आप एक बात बताइए कि हम और आप भी जीवित ही है, ठीक है? हम अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करते हैं? सभी लोग करते हैं। अगर आप वो प्रक्रम नहीं करोगे तो हम और आप जीवित नहीं रहेंगे। प्रकृति जानती है कि वो अपने अस्तित्व को अगर हमें बनाए रखना है तो हमें ये कार्य जो है वह हमारे शरीर में होते रहना चाहिए। क्या करते हैं? हम सुबह उठते हैं, सभी लोग उठते हैं। सुबह उठते बराबर हम क्या करते हैं? उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं और उसके बाद हम नहाते हैं। और नहाने के बाद क्या करते हो आप? नाश्ता करते हो। कुछ लोग खाना भी खा लेते हैं, ठीक। तो बड़ी जोर से भूख लगती है। मम्मी जब तक आप नहाते हो, तैयार होते हो, तब तक आपके लिए गरम गरम नाश्ता तैयार करके रखते हैं। तो आपने क्या किया? आपने नाश्ता किया या आपने भोजन ग्रहण किया। ये क्यों किया? महत्वपूर्ण बात है कि हमने सुबह की शुरुआत जो है वह भोजन से क्यों की। हमने भोजन की शुरुआत इसलिए की कि हमें एक तो भूख लगी। दूसरी बात, भूख क्यों लगी? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रक्रियाएं संपन्न हो रही है और उस प्रक्रियाओं को संपन्न होने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसीलिए हमने भोजन किया। ये एक जैव प्रक्रम है। क्या है? जैव प्रक्रम। मतलब कि हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमें भोजन ग्रहण करना आवश्यक होता है और वह ऊर्जा हमें बाह्य स्रोत से प्राप्त होती है, जो कि हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। और बाह्य स्रोत से भोजन लेने की जो प्रक्रियाएं होती है वही तो पोषण कहलाती है। तो जैव प्रक्रम में हम यहां पे बात करेंगे पोषण। ये एक बात बताइए, हम बहुत सारे काम करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी चोट लगती है। हमारा शरीर कोशिकाओं का बना होता है। पुरानी कोशिकाएं मरती है, नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर में जो है ना, अनुरक्षण का कार्य लगातार होते रहता है। एक शब्द पे याद रखिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं अनुरक्षण। अब बात बताइए, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस, या हिंदी में हम बोलते हैं इसको अनुरक्षक। दूसरी चीज, हमें मरम्मत की जरूरत होती है। टूटी फूटी कोशिका जो होती है
कोशिकाओं की जो क्षति होती है, क्या होती है, जो क्षति होती है उसके लिए ये कार्य जो है वह होते रहते हैं। तो ये बात बताइए कि जैव प्रक्रम सम्मिलित रूप से हम कहते किसको है? सारी चीजें छोड़िए, मैं बात कर रहा हूं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब सीधी सी बात है कि वह तमाम प्रक्रियाएं जो कि हमारे शरीर के अनुरक्षण संबंधित कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य मतलब कि हमारे शरीर की मेंटेनेंस संबंधित बातें होती है। मेंटेनेंस, आप गाड़ी चलाते हो, हमारे घर में मशीन है कोई, या टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, आप उसको 1 महीना 2 महीने चलाने के बाद आप कहाँ ले जाते हो? मैकेनिकल के पास ले जाते हो, उसका ऑयल बदलते हैं, उसका फिल्टर बदलते हैं, उसमें हवा चेक करते हैं। तो ये क्या हो गए? उसके अनुरक्षण संबंधित कार्य। क्योंकि गाड़ी चली तो उसके मरम्मत की जरूरत भी पड़ी। ऐसे ही हमारा शरीर भी जो एक मशीन की तरह है, और हमारा शरीर इस पृथ्वी पर यदि सस्टेन कर रहा है तो उसको उस अवस्था में बनाए रखने के लिए लगातार अनुरक्षण का कार्य होते रहना चाहिए। और यह अनुरक्षण या मरम्मत, इसको हम कहते हैं, ये जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में कोशिकाओं की टूट फूट, उनकी किसी प्रकार की क्षति होती है तो उनके लिए हमें जो है अनुरक्षण होते रहना है। और हमारे शरीर में जो अनुरक्षण का कार्य होता है उसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और यह ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? स्टूडेंट्स, हमें पोषण से प्राप्त होती है। तो सीधी सी बात है कि यहां पे अगर हम जैव प्रक्रम को बात करें कि भाई जैव प्रक्रम क्या होता है, तो हमें यह बात होना चाहिए कि जैव प्रक्रम यानी कि अनुरक्षण को कहते हैं हम कि हमारे शरीर में जीवित अवस्था में, हमारे नहीं, मैं तो सारे जीवों के बारे में बात कर रहा हूं कि सभी जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार अनुरक्षण का कार्य होते रहना चाहिए। और चाहे यह अनुरक्षण का काम उस समय भी होते रहना चाहिए जब हम बैठे हो, जब हम खाना खा रहे हो, जब हम दौड़ रहे हो, जब हम सो रहे हो। मतलब 24 आवर, 2400 घंटे अनुरक्षण का कार्य लगातार होते रहता। तो वह सभी प्रक्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती है, सम्मिलित रूप से उसको हम पोषण कहते हैं। सम्मिलित रूप से उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। बात क्लियर हुई क्या? वह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जो अनुरक्षण के कार्य में सहभागित होती है या सहयोग करती है, उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सभी बच्चे समझ लेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम यह होता है कि हमारे शरीर के कार्य करने से, टूट फूट होने के, हमारी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति होने से, हमें वृद्धि करने के लिए, हमें गति करने के लिए, यहाँ पे जो कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति होती है तो उनके मेंटेनेंस संबंधित सम्मिलित रूप से जो कार्य होते हैं उसी को तो मैं जैव प्रक्रम कहता हूं। तो क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है कि जैव प्रक्रम क्या है? यदि आपको किसी ने पूछा कि क्लास 10th में जैव प्रक्रम से स्टार्टिंग होती है तो जैव प्रक्रम होता क्या है, तो सीधे से आप बोलोगे सर महाशय जी, सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं और कोशिका के बने होने के कारण हम ये कहते हैं कि यदि जीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है या उसे जीवित अवस्था में रहना है तो उनके लिए लगातार उनके अनुरक्षण का कार्य होते रहना चाहिए। यदि अनुरक्षण का कार्य नहीं होता है तो वह जीवित अवस्था में नहीं रहेंगे। अनुरक्षण इसलिए जरूरी है कि हमें वृद्धि के लिए, हमें मरम्मत के लिए, यानी तमाम प्रक्रिया जो कि सम्मिलित रूप से हम जिसको अनुरक्षण का कार्य कहते हैं, यह अनुरक्षण के कार्य में जो यह लगातार हमारे साथ 24 घंटे होते रहना चाहिए। तो उन तमाम प्रकरण जो अनुरक्षण
संबंधित होते हैं उन्हीं को हम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जिसमें से पोषण, हम खाना खाते हैं, खाने की जरूरत हमें क्यों है? पहली बात तो मैंने कही कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करें तो हम बिना पोषण के हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हम ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे लिए हमारा भोजन ही है। हम यह बाह्य जो स्रोत है जिसको हम जब शरीर के अंदर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण। ठीक, पोषण की आवश्यकता हमें इसलिए होती है, एक तो ऊर्जा, दूसरी हमारे शरीर में मरम्मत के लिए, बीमारियों की रक्षा के लिए। ये सारे सम्मिलित रूप से अनुरक्षण के कार्य हो रहे। मैंने कहा हम भोजन में क्या लेते हैं, आप बताइए। मैं यहां पे बात करता हूं कि हम पोषण में क्या लेते हैं। देखो, हमारे कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कि हमें जीवित अवस्था में रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और वो पोषक तत्व कौन से होते हैं? हम ये भी बात कर चुके हैं कि सभी हमारा शरीर जो है वह कार्बन आधारित अणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बन आधारित अणु का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, आप 10th क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कार्बनिक रसायन में आप देखते हो कि कार्बन के यौगिक, हमारा शरीर उन्हीं कार्बन के यौगिकों से मिलकर बना होता है। कार्बन के यौगिक क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे वसा, जैसे प्रोटीन। ये क्या है? कार्बन आधारित अणु है, जिसको हम जैव अणु भी कहते हैं। जैव अणु हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे लिए जरूरी होते हैं, जीवों में पाए जाते हैं ये अणु, तो हम इसको जैव अणु कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, साथ में विटामिन, साथ में खनिज लवण और हमें जल की आवश्यकता होती है। तो ये न्यूट्रिएंट हमें कहीं ना कहीं बाह्य स्रोत से प्राप्त होती है। मैं बोल रहा हूं पोषण के लिए मैंने बात की नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, दूसरी बात की मैंने वसा, तीसरी बात की मैंने प्रोटीन, चौथी बात करता हूं मैं विटामिन्स, पांचवी बात करता हूं खनिज लवण और छठवीं बात करता हूं मैं जल। ये हमारे प्रमुख पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट हम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट। यानी कि इसमें से कोई भी चीज या कोई भी न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिले तो हम बीमार पड़ जाएंगे, या हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, या हमारे शरीर में कोई ना कोई वृद्धि रुक जाएगी। तो हमारे लिए इसमें से सभी पोषक तत्व जो है वह जरूरी होते हैं। और ये हमें ऊर्जा के स्रोत, यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं ऊर्जा के स्रोत। यहां पे हम बात करेंगे, ये इससे मिलती है हमें ऊर्जा, यहां से मिलती है हमें वृद्धि। ये हमारे बॉडी के लिए, इससे हमें न तो ऊर्जा मिलती है, हाँ, लेकिन हाँ खुद यहां पे अगर मैं बात करूं कि विटामिन की बात, यह हमें कुछ बीमारियों से बचाती है, या हमारे शरीर की जैविक या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और हमारे शरीर के संतुलन, यानी कि हमारे शरीर का जो एक आंतरिक पर्यावरण या आंतरिक जो वातावरण होता है, इसको संतुलित अवस्था में बनाए रखने के लिए हमारे लिए खनिज लवण की बहुत आवश्यकता होती है। तो विटामिन्स की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जो बीमारियों से बचाने के लिए हमारे लिए विटामिन्स भी जरूरी होते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का एक साल्ट का बैलेंस या जो लवणों का संतुलन है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि इनका संतुलन हमारे शरीर में नहीं हो तो कई प्रकार की बीमारियां हमारे उत्पन्न हो जाएगी। इसमें से कुछ लवण अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे लिए कैल्शियम की बात की जाए, या हमारे लिए आयरन की बात की जाए, या हमारे लिए फास्फोरस की बात की जाए, तो ये भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है,
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर की हड्डियां, दांत इसके लिए बहुत जरूरी होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी बातें। और जल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। जल ही जीवन है। ये आपने सुना होगा कि जल हमारे शरीर में अगर बात किया जाए तो इसका बहुत ज्यादा रोल, करीब 70% जल हमारे शरीर में पाया जाता है, बाकी ठोस भाग होता है। तो आप समझ सकते हो कि जल हमारे सभी, क्योंकि हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वह जलीय होती है, तो हम यह कहेंगे कि यह तमाम जो पोषक तत्व होते हैं या जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, यह हमें सभी चाहिए। इसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते या जीवित अवस्था में। तो ये क्या है, एक जैव प्रक्रम है। मैंने क्या बात की कि हमें जीवित अवस्था में बने रखने के लिए जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, सम्मिलित रूप से उन प्रक्रमों को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर से एक बार, पोषण भी एक जैव प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में यह जो पोषक तत्व है, यह पोषक तत्व हमारे शरीर को अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें वृद्धि की जरूरत होती है, हमारे शरीर में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का वर्क होता है, साथ में हमारे जल की आवश्यकता होती है। तो कहीं न कहीं यह एक अनुरक्षण का कार्य यह करते हैं। तो अनुरक्षण के कार्य में यह जो सम्मिलित है पोषण, तो पोषण भी ये क्या है, जैव प्रक्रम है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? मैंने आपको बिल्कुल ऐसे लेवल से उठा के लाया कि सजीव निर्जीव से लेके हमने जैव प्रक्रम क्या होता है और जैव प्रक्रम हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, पोषण है। पोषण को जैव प्रक्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अस्तित्व को या किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पोषण जरूरी है। क्योंकि अनुरक्षण के कार्य में हम जानते हैं कि ये सभी जो पोषक पदार्थ है यह जरूरी होते हैं, इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना संभव नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि यह पोषक पदार्थ जो है वह भी एक अनुरक्षण का कार्य करता है, और जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसको हम जैव प्रक्रम में सम्मिलित करते हैं। तो मैं यहां पे बात करता हूं कि हम क्लास 10th में कई सारे जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, जिसमें से एक पोषण जो है यह एक जैव प्रक्रम है। अब हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, तो क्या हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा ली तो क्या हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगी? नहीं। इसके लिए इस भोज्य पदार्थों का क्या होना चाहिए, पाचन होना चाहिए। अब पाचन के लिए हम अलग से बात करेंगे, पाचन तंत्र की बात करेंगे, क्योंकि हमने पोषण की बात तो कर ली कि पोषण का सीधा सा बात क्या है कि हमें पोषण कहां से प्राप्त होता है, बाह्य स्रोतों से। जो हमारे ये कार्बन आधारित अणु हैं, इन कार्बन आधारित अणु से हम पोषण प्राप्त करते हैं, और पोषण प्राप्त करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, पोषण। ये मतलब कि जो बाह्य स्रोत को इनटेक करने की जो प्रक्रियाएं होती है या जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वह पोषण कहलाती है। अब पोषण के बाद में हम बात करते हैं कि कई सारी बातें आगे होती है, उसमें से इनका पाचन होगा, क्योंकि ये जटिल अणु, कार्बोहाइड्रेट भी जटिल अणु होता है, वसा भी जटिल अणु होती है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि प्रोटीन भी जटिल अणु होती है। तो इनको सरल अणुओं में तोड़ने के लिए पाचन होना जरूरी है। तो हम यहां पे एक पाचन भी हमारा जो है वह भी क्या कर रहा है, अनुरक्षण का कार्य कर रहा है। अब पाचन हो गया तो पाचन के बाद भी हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये पाचन हमारी आहार नाल में हो रहा है। आहार नाल से क्या होगा कि हमारी आहार नाल इन पोषण या इन सरल पदार्थों को, देखो ये तो जटिल है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देंगे, वसा को वसीय अम्ल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, ये क्या हो गए, सिंपल मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाएंगे, सिंपल अणु में परिवर्तित हो जाएंगे, सरल अणु में परिवर्तित हो जाएंगे। जब यह सरल अणु हमारी आहार नाल से अवशोषित होकर रक्त में जाएंगे, और रक्त के माध्यम से हमारे परिवहन तंत्र के द्वारा यह प्रत्येक कोशिका, हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं से बना है, तो सारी कोशिकाओं को रुधिर क्या करेगा, इन पोषक पदार्थों को सप्लाई कर देगा। अब कोशिका में होता है
ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिका के अंदर क्या होता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। और ऑक्सीडेशन हमें, अगर ऑक्सीडेशन की बात जहां पे भी आती है तो हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है, तो हमें श्वसन से प्राप्त होती है। अब बात बताइए कि सारे अनुरक्षण संबंधित कार्य हो रहे हैं, अब श्वसन भी एक क्या हो गया, जैव प्रक्रम हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता अगर है तो वो ऊर्जा बिना श्वसन के उत्पन्न नहीं होगी। हम सांस लेंगे, सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये बात हो रही है हमारे फेफड़ों में। फेफड़े के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं जिसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एक श्वसन और निश्वसन जो होते हैं। अब फेफड़ों से यह ऑक्सीजन रुधिर में जो हीमोग्लोबिन होती है उसके माध्यम से कोशिका तक पहुंचती है, और कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और जहां पे यह जो ग्लूकोज जो कि हमारा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है उसको क्या होता है, उसका विघटन होता है या टूटता है, जिसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। अब यहां पे जब ये टूटेगा तो अब यहां पे हमें ऊर्जा मिलेगी, यहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीन चीजें जो होती है यह प्राप्त होती है। अब हमने बात की कि वही तो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के माध्यम से पुनः हमारे शरीर के बाहर निकलती, तो श्वसन क्या हो गया, एक जैव प्रक्रम हो गया। परिवहन क्या हो गया, एक जैव प्रक्रम हो गया, क्योंकि मैंने बात की कि यह ऑक्सीजन पूरे शरीर में सप्लाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के माध्यम से ही बाहर आती है, तो ये भी क्या हो गया, एक जैव प्रक्रम। तो तमाम जैव प्रक्रमों को हम एक एक करके यहां पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैव प्रक्रम जो है वह अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो क्या मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? क्या सभी बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, हमारे लिए जैव प्रक्रम क्यों जरूरी है, और हमारे प्रमुख पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो यही बात हमने यहां पे की कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल जो है, इन बातों के ऊपर हमने यहां पे बात की। मैंने बात की श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। उत्सर्जन देखो, जब हमारे शरीर में जैसे पाचन हुआ तो इसके कुछ वेस्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं, जैसे यूरिन एक उत्सर्जी पदार्थ है। डाइजेशन के द्वारा जो वेस्ट पदार्थ होता है वो भी उत्सर्जी पदार्थ है, जिसको हम सुबह सुबह बाहर करते हैं। तो उन तमाम प्रक्रियाओं को हम यह बोल सकते हैं कि सम्मिलित रूप से यह सारी चीजें जो होती है, चाहे यह अब कोई एक कोशिकीय जीव हो, मान लीजिए कि अमीबा है, इसके अंदर भी ये तमाम प्रक्रियाएं होगी। चाहे मैं कौन सी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पोषण। पोषण में ही हम बात करेंगे किसकी, यहां पे पाचन, मैं बात कर रहा हूं श्वसन, मैं बात कर रहा हूं उत्सर्जन, उत्सर्जन, और मैं देखो पोषण संबंधित किया, पाचन संबंधित, मैं यहां पे श्वसन की बात करूंगा, मैं उत्सर्जन, मैं यहां पे परिवहन की बात करूंगा। तो ये सभी क्या है, ये जैव प्रक्रमी है जो कि जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। आप सोच सकते हो कि इसमें से कोई भी अगर एक कार्य नहीं हुआ तो क्या हमारा जीवन रहेगा? पोषण नहीं होगा तो क्या जीवन रहेगा? पाचन नहीं हुआ तो क्या जीवन रहेगा? श्वसन अगर नहीं, आप सांस हमारी, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम जाग रहे हैं, चाहे हम खेल रहे हैं, श्वसन हमारे लिए जरूरी होती है। 2 मिनट में हमारी सांस जो होती है वह घुटने लगती है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। उत्सर्जन, जो हमारे शरीर में व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। परिवहन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और जीवन का अस्तित्व बनाने के लिए प्रजनन, ये भी एक प्रमुख हमारा
कार्य है, क्योंकि हम सजीवों की एक विशेषता होती है कि वह अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने के लिए सक्षम होती है। तभी तो यह पृथ्वी जो है कालांतर से चली आ रही है। जीवों का अस्तित्व अगर आज भी बना हुआ है तो यह इसलिए कि सजीवों की विशेषता होती है कि वह अपने जैसे जीव को जन्म देने में सक्षम होता है। तो ये सभी कार्य जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल, हम अगर इस अवस्था में है तो यह जीवन पर्यंत ये प्रक्रम जो होते हैं यह होते हैं। तो मैं इनको यही कहूंगा कि ये सभी क्या है, सम्मिलित रूप से हम इसको जैव प्रक्रम कहलाते। अब हम यहां पे बात करेंगे पोषण। ठीक, यहां तक बात मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गई कि अब मैं यहां पे बात करूंगा अब सिर्फ और सिर्फ पोषण की। हमने तमाम बातें कर ली। अब पोषण की बात अगर हम करें तो क्या है, अगर हम यहां पे ये देखें कि पोषण के लिए पोषण कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले हम यही बात करेंगे। पोषण देखो, पोषण पोषण दो प्रकार का होता है। एक मैं बात करता हूं स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी प्रकार, पोषण के प्रकार। क्या बच्चे बता सकते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो मैं यहां पे यही बात करूंगा कि स्वपोषी मतलब ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं करने में सक्षम होते हैं, वो स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक लवक पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल नामक पिगमेंट जो है उनमें पाया जाता है, जिसके कारण उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसको कि हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चलते उनमें कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, यानी कि हम ये कहें कि वह कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करने में स्वयं सक्षम होते हैं। उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो हम ये तो समझ ले कि ऑटोट्रॉफ में पेड़ पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो सभी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि वह कार्बनिक पदार्थ जो कि सभी जीवों के लिए अपने पोषण के लिए जरूरी होते हैं, तो वह संश्लेषित करने के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं वह कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जाम में दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, कौन सी साइड होती है, क्या उसके प्रोडक्ट बनते हो, तो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। सभी मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसको हम स्वपोषी पोषण में रखते हैं। और ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, अर्थात कि वह दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं, उसको हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो विषम पोषी पोषण जैसे हम और आप क्या है?
हम और आप क्या अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं? तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर, मम्मी तो खाना बना लेती है घर में, तो हम तो स्वपोषी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये स्वपोषण है? तो बिल्कुल नहीं। मम्मी खाना पकाती है, न कि बनाती है। बनाने का मतलब होता है किसी चीज का संश्लेषण करना। क्या हम गेहूं बनाते हैं? क्या हम आटा बनाते हैं? नहीं, यह हम कहां से लाते हैं? बाजार। और बाजार में कहां से आता है? पेड़ पौधों के द्वारा। भाई अनाज है तो कहां से मिला? पेड़ पौधों से मिला। फसल काटी, गेहूं मिले, दाल मिली, तो तमाम चीजें हमें पेड़ पौधे या फसलों के द्वारा प्राप्त होती है। तो वो चीजें हम घर में लाने के बाद उसको पकाते हैं, तो उसको हम भोजन के निर्माण नहीं कर सकते। हम सिर्फ किचन में क्या करते हैं? भोजन को पकाते हैं। तो हम ये ऊर्जा का जो स्रोत है, जो हमारे पोषक पदार्थ है, जो कि भोजन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, तो ये चीजें हम खुद निर्माण नहीं करते हैं या खुद हमारे शरीर में यह संश्लेषित नहीं होती, यह हमें दूसरे जीवों से प्राप्त होते हैं। तो हम और आप सभी जो है वह परपोषी की श्रेणी में आते हैं। यानी कि हरे पेड़ पौधे और कुछ कवकों को छोड़ के सभी जीव जो है वह परपोषी पोषण करती है। परपोषी यानी कि दूसरे जीवों द्वारा निर्मित भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया परपोषी पोषण कहलाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है? स्वपोषी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वह अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है। ये बात तो डेफिनेशन बता दी, लेकिन वह कैसे अपने पदार्थों का या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, और फिर हम विषम पोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ये तमाम बातों के साथ हम अगले क्लास में मिलेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने ज़्यादा अपने सराउंडिंग, जो आपके सहयोगी या आपके जो मित्र दोस्त जो आपके साथ क्लास में हैं, आप क्लास 10 के लिए कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, और जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम उन सारे कंटेंट्स, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम में। और मेरा विश्वास है, मैं दावा करता हूं कि ये कंटेंट्स ऐसे होंगे जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कारगर सिद्ध होंगे। तो सभी बच्चों से मैं यही कहूंगा कि आपका सहयोग हमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा। हमारा विश्वास आपका हमारे साथ में आने के लिए यही कहेंगे कि हम का जो संबंध है वह अटूट है, और इसीलिए हम आज यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ खड़े हैं। तो तब तक के लिए हम अगले क्लास के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।